दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बाप की हड्डियों की वो चीख सुनी है जिसे उसकी ही मिट्टी में दफन करने की साजिश रची गई थी? क्या आपने देखा है जब वर्दी पहनने वाला इंसान इंसानियत उतार फेंकता है? और क्या कभी किसी बेटी को देखा है जो खून से सने खेत में खड़ी होकर कानून का हाथ नहीं, अपनी आत्मा उठाती है? ये कहानी है लहरा गांव की, एक ऐसे बाप की जो पूरी जिंदगी खेत सींचता रहा और एक दिन उसी खेत में उसकी इज्जत को लाठियों से पीटा गया। और फिर उसकी बेटी आई, लेकिन अफसर बनकर नहीं, आग बनकर। और फिर क्या हुआ? वो खेत अदालत बन गया, लाठियां सबूत बन गईं और वर्दी वालों को उनके गुनाह घुटनों पर लाकर गिनाए गए। ये सिर्फ एक किसान की बेटी की कहानी नहीं है, यह एक जंग है। जंग उस सिस्टम से जो कमजोर की चीख नहीं सुनता। तो दोस्तों, ये कहानी आखिरी तक जरूर सुनना। और दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल रेड लाइन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें यह बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप हमें यह भी जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, क्योंकि जब मिट्टी इंसाफ मांगती है तो बाप की बेटी ही भगवान बनती है। सुबह का वक्त था, लेकिन लहरा गांव की उस सुबह में उजाला कम था, डर ज्यादा। खेतों के बीच से एक अजीब सी हलचल उठ रही थी, जैसे हवा में कुछ सड़ रहा हो, कोई साजिश, कोई चुप्पी, या फिर किसी की आखिरी उम्मीद। वहीं दूर उस पगडंडी के किनारे एक बूढ़ा किसान, रामलाल, अपनी खाट से उठकर धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रहा था। उसकी पीठ झुकी थी, लेकिन इरादे आज भी वैसे ही सीधे थे जैसे तब थे जब वह अपनी बेटी आरती के बचपन की किताबें पीठ पर बांधकर स्कूल छोड़ा करता था। उम्र 60 के पार जा चुकी थी। चेहरे की झुर्रियां जैसे जमीन की दरारें हो गई थीं, सूखी लेकिन सच्ची। उसका खेत गांव के पश्चिमी छोर पर था, वही खेत जिसे उसने अपने खून और पसीने से सींचा था। आज भी वह खेत उसकी सांसों में बसा था, पर उसे क्या पता था कि आज वही खेत उसकी हड्डियों के नीचे की मिट्टी बनने वाला है। गांव के चौराहे से जैसे ही रामलाल गुजरा, 2-3 लोगों ने सिर झुकाकर उसे देखा, पर कोई कुछ बोला नहीं। एक आदमी ने तो अपने बच्चे को पीछे खींच लिया, जैसे किसी अपराधी के पास से निकल रहा हो। रामलाल को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसे खेत देखना था। वहां नहर की खुदाई चल रही थी और कुछ अफवाहें फैल रही थीं कि पुलिस वाले उसकी जमीन को सरकारी बताकर कब्जा करने वाले हैं। जैसे ही रामलाल खेत पर पहुंचा, 4 पुलिस वाले पहले से मौजूद थे। एक जीप, एक वायरलेस और कुछ सरकारी फाइलें, दिखावे की तैयारी पूरी थी। एक दरोगा चिल्लाया, "कौन है तू? सरकारी नहर में मिट्टी क्यों डलवा रहा था बे?" रामलाल हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत अपनी जेब से कागज निकाले और बोला, "साहब, ये मेरी जमीन है, देख लीजिए, पट्टे के पूरे कागज हैं, तहसील से पास कराए हैं।" लेकिन जैसे उसने कागज आगे बढ़ाए, एक पुलिस वाला लाठी लेकर उसकी ओर बढ़ा और कागजों को जमीन पर फेंक दिया। "बेबुजुर्ग, सरकार से बड़ा बन रहा है?" कहकर उसने पहली लाठी रामलाल की पीठ पर मारी। रामलाल वहीं झुक गया। उसकी कराह हवा में नहीं, जमीन में समा गई, जैसे मिट्टी ने उसकी चीख को पी लिया हो। गांव के कुछ लोग धीरे धीरे खेत के पास जमा होने लगे। कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, कुछ पीछे खड़े होकर तमाशा देखने लगे। कोई भी आगे नहीं आया। सबको पता था, पुलिस से भिड़ना मतलब अपने घर पर आफत बुलाना। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, "ये वही रामलाल है ना, जिसकी बेटी कहीं शहर में अफसर बन गई?" दूसरा बोला, "हाँ, सुना है आईपीएस है, पर क्या करेगी, वर्दी औरत को थोड़ी बचाती है।" इसी बीच पुलिस वालों की मार और तेज हो गई। रामलाल अब घुटनों पर था। उसके सिर से खून टपक रहा था, पीठ की हड्डियां जैसे टूट चुकी थीं। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, "मेरी बेटी आईपीएस है साहब, मुझे मत मारो, वो आ जाएगी।" और उस दरोगा ने हंसते हुए जवाब दिया, "आईपीएस की औलाद भी तुझे नहीं बचा सकती बूढ़े, तू अब मिट्टी में मिल जाएगा।" उधर शहर में एक सरकारी दफ्तर के केबिन में आरती बैठी थी, अपनी नई पोस्टिंग की फाइलें देख रही थी। बाल पीछे बंधे हुए, वर्दी एकदम कसी हुई, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में चिंगारी। तभी उसका सरकारी मोबाइल बजा। गांव से एक अजनबी नंबर। उसने कॉल उठाया, "आरती बिटिया, खेत में बाबू को पुलिस वाले पीट रहे हैं, बहुत खून बह रहा है, जल्दी आओ।" एक पल के लिए उसका शरीर थम गया।
सांस जैसे गले में अटक गई। उसकी आंखों के सामने वही खेत, वही पगडंडी और वही चेहरा कौंध गया जिसने उसे सिखाया था, अगर कभी जमीन से ऊपर उठो तो मिट्टी को कभी मत भूलना। उसी मिट्टी में आज उसका बाप खून से सना पड़ा था। आरती ने फाइलें एक तरफ फेंकी, टोपी सिर से उतारी और सीधी सरकारी जीप की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में उसने न एसपी को सूचना दी, न सीओ को। सिर्फ एक वायरलेस पर बोला, क्यूआरटी टीम तुरंत तैयार हो, लहरा गांव में ऑपरेशन शुरू करना है। पीछे से आवाज आई, मैडम, ऑपरेशन किस चीज का? आरती ने कहा, इंसाफ का। जीप अब धूल उड़ाती हुई गांव की ओर दौड़ रही थी। उसकी आंखों में न डर था, न शक, बस एक तस्वीर, रामलाल, उसका बाप, मिट्टी में लथपथ पड़ा हुआ। उसे पता था यह लड़ाई अब सिर्फ कानून की नहीं, खून की थी। जैसे ही जीप खेत के पास पहुंची, वहां भीड़ का एक हिस्सा पीछे हटने लगा। पुलिस वाले अब भी रामलाल को मार रहे थे, लेकिन तभी एक आवाज आई, अरे आईपीएस मैडम आ गई। वह आवाज जैसे बिजली बनकर गिरी। पुलिस वालों के चेहरे से रंग उड़ गया। भीड़ अब दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा देखना चाहता था न्याय, दूसरा भाग जाना चाहता था साजिश से। आरती ने जीप से उतरते ही टोपी उतारी, वर्दी की जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और एक एक पुलिस वाले के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, ये आदमी कौन है तुम्हारे लिए? एक आरोपी या एक किसान? दरोगा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में फंसे रह गए। आरती ने अपने बाप को उठाकर गोद में लिया, जैसे एक वक्त में उसके पिता उसे उठाया करते थे। और तभी उसने पहली बार देखा खून, मिट्टी और बेबसी का ऐसा संगम जिसे कोई बेटी कभी नहीं देखना चाहती। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन चेहरा पत्थर हो गया। उसने फिर पुलिस वालों की ओर देखा और कहा, अब बताओ, कौन हो तुम, रक्षक या भक्षक? वहां खड़े एक जवान पुलिसकर्मी ने कांपते हुए कहा, मैडम, हमें तो बस आदेश मिला था। आरती ने चीखा, आदेश? किसका आदेश? किसने भेजा था तुम्हें इस खेत में? और यही सवाल कहानी की असली शुरुआत था, क्योंकि जवाब सिर्फ चार पुलिस वाले नहीं दे सकते थे। उसके पीछे कुछ ऐसा था जो पूरे तंत्र की नींव हिला सकता था। भीड़ अब धीरे धीरे फैलने लगी थी, लेकिन सन्नाटा गहराता जा रहा था। आरती ने अपने बाप को जीप के पास बिठाया और पास ही खड़े मेडिकल टीम को तुरंत फोन किया। एक भी सेकंड बर्बाद मत करना, उसने कहा। अगर मेरे पापा की सांसें टूटीं तो तुम्हारी नौकरी भी टूटेगी। वह अब सिर्फ अफसर नहीं रही थी, वह एक बेटी थी जिसकी आंखों में खून उतर आया था। पुलिस वालों को उसने वहीं खड़ा करवा दिया, चारों के हाथ पीछे बंधवाए और हथियार वहीं जमीन पर रखवा दिए। उसने हर एक की जेबें तलाशी, वायरलेस, मोबाइल, सरकारी चिट्ठियां और हर कागज की फोटो अपने मोबाइल में ली। ये कोई तात्कालिक गुस्सा नहीं था, यह सोच समझकर किया गया पहला कदम था। इतने में सीओ साहब का फोन आया, मैडम, मामला गर्म हो गया है, मीडिया को मत बुलाइए, हम बाद में देख लेंगे। आरती ने जवाब दिया, जब खून बहा तब आप कहां थे? अब कैमरा आएगा तो सच दिखेगा, आप दूर रहिए। उसने कॉल काटा और तुरंत मीडिया को सूचित कर दिया, लहरा गांव में किसान पर पुलिस द्वारा हमला, खुद आईपीएस मौके पर। पत्रकार दौड़ पड़े। तभी क्यूआरटी की दूसरी टीम भी आ पहुंची। आरती ने अपनी टीम के एक भरोसेमंद इंस्पेक्टर को बुलाया और धीरे से कहा, इस खेत को चारों तरफ से घेर दो। कोई भी आदमी, चाहे तहसीलदार हो या विधायक, बिना मेरी अनुमति अंदर नहीं आएगा। आदेश मिलते ही पुलिस ने घेरा बनाना शुरू कर दिया। भीड़ और गहरी सांसें ले रही थीं। क्या अब इस गांव में सच में न्याय उतरने वाला था? आरती का चेहरा अब भावशून्य था। उसने उसी खेत में एक कुर्सी रखवाई, अपने पिता के कागज हाथ में लिए और वहीं बैठ गई, जैसे कोई अदालत लगने वाली हो। उसने चारों पुलिस वालों को एक एक करके सामने बुलाया। तुमने क्यों मारा? सरकारी नहर के अतिक्रमण की शिकायत आई थी। शिकायत किसकी थी? ये नहीं पता मैडम। कागज देखे थे? नहीं मैडम। और इतना कहते ही आरती ने सामने खड़ी मेडिकल वैन से माइक मंगवाया और खुलेआम ऐलान कर दिया, इन चारों के खिलाफ सस्पेंशन और विभागीय जांच का आदेश यहीं से जारी होता है। इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धारा 307, 147, 148 और सरकारी पद का दुरुपयोग सब लगेगा।
तभी एक बुजुर्ग महिला भीड़ से निकली और कांपती आवाज में बोली, बिटिया, इन्हें तो बस मोहरा बनाया गया है। असली खेल तो बाहर वाले खेल रहे हैं। आरती का ध्यान उस ओर गया। कौन है बाहर वाले? वो जो हमारे कागजों पर साइन करवा लेते हैं, जो हर साल नाम बदलते हैं और जमीनें खरीद लेते हैं सरकारी मोहर से। नाम बताओ। नाम नहीं जानती, पर दिखे थे बड़े नेता जैसे। आरती का माथा ठनका। उसने तुरंत तहसील से जुड़े हर अफसर की लिस्ट बनवानी शुरू की। लेखपाल, पटवारी, नायब तहसीलदार, सबका विवरण मंगवाया गया। और तभी खेत के किनारे एक झाड़ी में से एक गड्ढे से किसी ने एक पुराना संदूक बाहर निकाला। संदूक पर ताला था, लेकिन जंग लग चुका था। आरती ने देखा और बोली, इसको तोड़ो। संदूक खुला और अंदर से निकली पुरानी जमीनों के कागजात, नक्शे और कुछ रजिस्टर, जिनमें हजारों बीघा जमीन की हेराफेरी के विवरण थे। हर कागज पर अलग अलग अधिकारियों के दस्तखत, और एक कागज पर तो आरती का खुद का बचपन का गांव का नक्शा था, जिसमें उसके पिता की जमीन का नाम काटकर किसी राघव कंस्ट्रक्शन के नाम पर दर्ज किया गया था। राघव कंस्ट्रक्शन कौन है? उसने पूछा। एक पुलिस वाले ने कहा, मैडम, ये बिल्डर ग्रुप है और विधायक का रिश्तेदार इसमें पार्टनर है। अब खेल समझ आ गया था। आरती ने तुरंत अपने मोबाइल से राज्य मुख्यालय को कॉल किया। मुझे तहसील पर रेड डालने की अनुमति चाहिए। फर्जी दस्तावेज मिले हैं और एक मंत्री का नाम सामने आ रहा है। जवाब आया, मैडम, सोच समझकर कदम उठाइए, मामला राजनैतिक हो सकता है। आरती ने एक शब्द कहा, और अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो क्या अगली बार किसी और के बाप को मार दिया जाएगा? राज्य मुख्यालय से आदेश मिला, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। जिम्मेदारी मेरी ही थी जब मेरी मां मरी, जब मेरे बाप ने खेत बेचकर मुझे पढ़ाया, जब मैं अकेले दिल्ली में कोचिंग करती थी। अब भी मेरी ही होगी। वह उठी, खेत में झुकी मिट्टी की ओर देखा और जैसे कसम खाई, अब जो भी इसमें शामिल है, चाहे कोई हो, मैं उसे उजागर करूंगी। रास्ते में उसकी टीम को आदेश दिए गए। तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, सबको अभी पूछताछ के लिए बुलाया जाए। जमीन घोटाले की जांच आज से शुरू होती है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पर सवाल यह था, क्या सिर्फ तहसील ही सड़ी हुई थी या पूरा तंत्र? आरती अब पूरी तरह से कार्रवाई के मोड़ में आ चुकी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग ऐसी थी जैसे कई सालों से जमा हुआ कोई संकल्प अब भड़क उठा हो। खेत से सीधी वह तहसील दफ्तर पहुंची, अपनी टीम के साथ। रास्ते में मीडिया की गाड़ियां पीछा कर रही थीं, कैमरे उसकी जीप पर टिके थे और गांव के लोग मोबाइल में लाइव देख रहे थे। देखो देखो, बिटिया आई है, अब सबका हिसाब होगा। तहसील दफ्तर में पैर रखते ही आरती ने सब इंस्पेक्टर को कहा, यहां किसी को बाहर मत जाने देना। कोई फाइल, कोई कंप्यूटर, कोई दस्तावेज दफ्तर से बाहर गया तो तुम सब पर केस लगेगा। फिर उसने दफ्तर के बड़े हॉल में एक लंबी मेज के चारों ओर कुर्सियां लगवाईं और सब अधिकारियों को बुलवा लिया। तहसीलदार, नायब, पटवारी, लेखपाल, सब एक एक करके सभी सामने आ बैठे। सभी के चेहरों पर घबराहट थी। किसी ने नजरें नीची कर ली थीं, किसी ने पसीना पोंछना शुरू कर दिया था। आरती ने एक कागज मेज पर पटका। वही संदूक से निकली जमीन की फर्जी रजिस्ट्री वाली फाइल। ये किसकी लिखावट है? उसने पूछा। तहसीलदार बोला, मैडम, ये दस्तावेज पुराने हैं, हमारी जानकारी में नहीं है। आरती बोली, झूठ मत बोलो, ये दस्तावेज पिछले साल की तारीख का है और दस्तखत तुम्हारे ही हैं, तुम्हारी मोहर भी है। पटवारी बोला, मैडम, हम पर दबाव था। दबाव किसका था? मैडम, विजय प्रताप जी का नाम आया था। ये वही नाम था जो गांव में एक बिचौलिए के रूप में बदनाम था। नेता, दलाल और बिल्डर, सब कुछ। आरती का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। विजय प्रताप कौन है? मैडम, एमएलए का पर्सनल आदमी है। जमीनें उसी के कहने पर फर्जी वादा करके ट्रांसफर होती हैं। कई बार विरोध करने पर ट्रांसफर की धमकी मिलती है। आरती ने तुरंत अपना सरकारी मोबाइल निकाला और गृह मंत्रालय को विशेष रिपोर्ट भेजी। लहरा तहसील में नेताओं और प्रशासन की मिलीभगत से किसानों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, तत्काल जांच समिति गठित की जाए। साथ ही साथ उसने एक विशेष टीम बनाकर
तहसील के कंप्यूटर सिस्टम की फोरेंसिक क्लोनिंग का आदेश दिया। अब खतरा सामने था। यह लड़ाई अब सिर्फ 4 पुलिस वालों की नहीं थी, यह पूरा नेटवर्क था। राजनेता, बिल्डर, अफसर और पुलिस सब शामिल। तभी तहसील के एक पुराने चौकीदार को बुलाया गया जो पिछले 20 साल से वहां काम कर रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ एक पुराना राज भी छुपा था। आरती ने उसे अकेले में ले जाकर पूछा, सच बताओ, उस रात क्या देखा था? वह कांपते हुए बोला, मैडम, रात को जब रामलाल जी खेत में पानी देने गए थे, तभी एक गाड़ी आई थी। उसमें विजय प्रताप था और एक वर्दी वाला भी। उन्होंने कहा था कि आज इसे इतना मारो कि दोबारा खेत में ना दिखे, और बोले थे कि इसकी बेटी अब अफसर बन गई है तो इसे सबक सिखाना जरूरी है। आरती को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में आग भर गई हो। उसका खून खौल गया। मतलब, ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं, ये बदले की साजिश थी। मेरी पोस्टिंग की खबर मिलते ही इन्हें डर सताने लगा, इसलिए मेरे बाप को मिट्टी में दबाने की योजना बनाई गई। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। एक अज्ञात नंबर। उसने कॉल उठाया। आरती जी, दूसरी तरफ से भारी और ठंडी आवाज आई। आप बहुत आगे बढ़ रही हैं। ये मामला जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। अगर अपने बाप को मरा हुआ समझती तो आपको इतना तमाशा नहीं करना पड़ता। आरती ने एक पल की चुप्पी के बाद जवाब दिया, अब खेल खत्म होने वाला है। आपने जो बोया है उसका फल कांटे बनकर चुभेगा, और मैं वो कांटा नहीं निकालने दूंगी जब तक आप चीख ना उठें। कॉल कट गया। आरती समझ चुकी थी, अब बात सिर पर है। खतरा सीधा उसके सिर पर मंडरा रहा था। उसी शाम वह अपने पिता से मिलने अस्पताल गई। रामलाल अब भी होश में नहीं था। आंखें बंद, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क, शरीर पट्टियों से ढका हुआ। पर आरती ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, बाबा, आपने मुझे लड़ना सिखाया था। अब देखिए, आपकी बेटी कैसे आपकी लड़ाई लड़ रही है। अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन क्या सिर्फ इरादा काफी होता है? अगली सुबह तहसील पर जब फिर रेड डाली गई तो एक और फाइल मिली, जिसमें कच्ची बस्तियों और खेतों को बिल्डिंग प्रोजेक्ट में बदलने की योजना दर्ज थी, और नीचे साइन था, राजेश ठाकुर, मंत्री, राज्य आवास विभाग। आरती वहीं बैठ गई, घुटनों के बल। उसका शरीर कांप रहा था। राजेश ठाकुर, यह वही नाम था जिसके पिता महेश ठाकुर ने वर्षों पहले आरती के पिता को पंचायत से हटवाया था। वही ठाकुर परिवार जिसकी आंखों में एक किसान की ईमानदारी हमेशा कांटे की तरह चुभती रही। अब कहानी पूरी गोलाई ले चुकी थी। दुश्मन वही थे, बस अब वे कुर्सियों पर बैठ गए थे। क्या आरती इस साजिश का अंत कर पाएगी, या अब पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? आरती को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि उसके पिता पर हमला महज एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक और प्रशासकीय षड्यंत्र था। ठाकुर परिवार की जड़ें अब तहसील से निकलकर राजधानी तक फैल चुकी थीं। लेकिन आरती रुकने वालों में से नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वह इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। अगले ही दिन वह सीधे राज्य सचिवालय पहुंची। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन संकल्प ऐसा था जो नींद की जगह ले चुका था। मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा गया। जवाब आया, अभी व्यस्त हैं, 2 हफ्ते बाद समय मिलेगा। आरती ने सचिव को देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर मुझे 2 हफ्ते में मेरे बाप का इंसाफ नहीं मिला तो अगली बार मैं वर्दी पहनकर नहीं, शहीद के बाप की बेटी बनकर मीडिया के सामने आऊंगी, और फिर सवाल सिर्फ न्याय का नहीं होगा, सरकार की चुप्पी का होगा। 10 मिनट बाद मुख्यमंत्री का बुलावा आया। कमरे में घुसते ही आरती ने फाइलें सामने रख दीं। जमीन घोटाले की कॉपियां, फर्जी रजिस्ट्री, पुलिस रिपोर्ट, संदूक से मिली सील की हुई फाइलें, और वह गुप्त रिकॉर्डिंग जिसमें मंत्री राजेश ठाकुर के आदमी विजय प्रताप ने रामलाल को सबक सिखाने की बात की थी। मुख्यमंत्री कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आपको डर नहीं लगता क्या? अफसर होते हुए इतने बड़े नामों पर उंगली उठा रही हैं? आरती ने कहा, डर मुझे तब लगा था जब मेरे पापा खून में लथपथ खेत में पड़े थे और लोग वीडियो बना रहे थे। अब डर मेरे शरीर से निकल चुका है। अब बस आग बची है। मुख्यमंत्री ने लंबी सांस ली। जांच की अनुमति दी जाती है, लेकिन याद रखिए, इस आग में कई हाथ जलेंगे, शायद कुछ अपने भी। तो जलने दीजिए,
आरती ने कहा। अगर राख से इंसाफ निकले तो वो आग जरूरी है। उस शाम वह वापस लहरा लौटी और जनता को संबोधित किया, खुले मैदान में, कैमरों के सामने। साथियों, ये सिर्फ मेरे पापा की कहानी नहीं है, यह हर उस किसान की कहानी है जिसे झूठे कागज दिखाकर उसकी जमीन छीन ली जाती है। यह उन बेटियों की कहानी है जिन्हें लगता है कि उनके पापा की पुकार कभी सिस्टम तक नहीं पहुंचेगी। पर आज मैं आप सबसे वादा करती हूं, जब तक इस षड्यंत्र की आखिरी कड़ी सामने नहीं आ जाती, मैं नहीं रुकूंगी। भीड़ में खड़े एक बूढ़े किसान ने चिल्लाकर कहा, बेटी, हम तेरे साथ हैं। और फिर धीरे धीरे हर तरफ से आवाजें आने लगीं, हम भी तेरे साथ हैं, अब ठाकुर का राज नहीं चलेगा। अगली सुबह आरती ने एक विशेष अभियान शुरू किया, जमीन सत्यापन अभियान। हर एक रजिस्ट्रेशन, हर एक नहर, हर एक पट्टा, सबकी जांच। तहसील में दस्तावेजों की बारिश होने लगी। कई ऐसे नाम सामने आए जो वर्षों से गुमनाम थे। मरे हुए लोगों के नाम पर जमीनें, एक ही जमीन पर दो रजिस्ट्रियां, मंत्री के रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की जमीन। लेकिन इतने में ही खेल पलट गया। राजेश ठाकुर को जब यह सब खबर मिली तो उसने आरती पर पलटवार करने की योजना बनाई। सबसे पहले मीडिया में अफवाहें फैलाई गईं। आईपीएस अफसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया, राजनीतिक एजेंडा चला रही है, जनता को भड़काने की कोशिश कर रही है। फिर एक और बार आरती की ट्रांसफर फाइल निकाल दी गई। आदेश आया, उन्हें तत्काल राजधानी मुख्यालय भेजा जाए। लहरा की जांच अब विशेष समिति देखेगी। पर आरती ने आदेश की प्रति देखते ही जवाब दिया, जब तक मेरे पिता को न्याय नहीं मिलेगा, मैं इस क्षेत्र को नहीं छोड़ूंगी, और अगर जबरदस्ती की गई तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन तब ये केस सिर्फ न्यायालय में नहीं, संसद तक जाएगा। अब सत्ता के गलियारों में खलबली मच चुकी थी। आरती अब एक अफसर नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। पर इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, एक और हादसा हुआ। आरती अपने पिता से मिलने अस्पताल जा रही थी। जीप रास्ते में थी और उसे उसका भाई चला रहा था। अचानक मोड़ पर ब्रेक फेल हो गई। गाड़ी पेड़ से टकराई। भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। आरती को सिर्फ हल्की चोटें आईं। जांच हुई, ब्रेक लाइन में छेड़छाड़ मिली। आरती समझ गई, अब यह सिर्फ सत्ता से लड़ाई नहीं रही, अब उसके परिवार की जान ली जा रही है। पर अब डर के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वह वापस तहसील आई और इस बार उसने सीधे सीबीआई को सूचना दी। सबूत, दस्तावेज, रिकॉर्डिंग सब सौंप दिए। साथ ही एनआईए को भी जानकारी भेजी। पैसे के लेन देन की जांच शुरू कराई गई। ठाकुर का नेटवर्क हिल चुका था। एक एक करके उसके साथी गिरने लगे। कई पुराने अफसरों को निलंबित कर दिया गया। बिल्डर राघव की कई प्रॉपर्टीज सील हो गईं। और तभी तहसील के एक गुमनाम क्लर्क ने आरती को एक पुरानी फाइल दी। मैडम, यह फाइल बहुत सालों से बंद थी, पर इसमें कुछ बहुत बड़ा लिखा है। फाइल में दर्ज था, गांव के दक्षिणी छोर पर कुछ पुरानी जमीनों में अवैध निर्माण शुरू हो चुका है। वहां कुछ कंकाल भी मिलने की आशंका है। आरती का शरीर सिहर गया। क्या मतलब? मैडम, सुना था कि कई साल पहले कुछ किसानों को उठा लिया गया था और फिर उनका कभी कोई अता पता नहीं चला। तुरंत खुदाई करवाओ, आरती ने आदेश दिया और खेत की खुदाई शुरू हुई। 2 घंटे बाद मिट्टी से एक लोहे का संदूक निकला और फिर 3 मानव कंकाल। आरती घुटनों पर बैठ गई। यह अब व्यक्तिगत नहीं था, यह अब नरसंहार था। मिट्टी में दबे कंकालों को देखकर खेत में खड़े हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह खेत जो कभी सिर्फ अनाज उगाता था, अब सच्चाई की लाशें उगल रहा था। आरती खुद गड्ढे के पास खड़ी थी, एक हाथ में दस्तावेज, दूसरे में टोपी, चेहरा भावशून्य और आंखों में सन्नाटा। उसकी पलकों पर ना आंसू थे, ना झिझक, बस एक सवाल तैर रहा था, कितने और दबे हैं इस मिट्टी में, और कब से? जैसे ही कंकाल निकाले गए, मेडिकल टीम ने पुष्टि की, इनकी उम्र करीब 5 से 10 साल पुरानी है। एक की कलाई पर चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा भी है, लगता है महिला थी। आरती का गला सूख गया। क्या हम इस जमीन पर फसल उगाते रहे जबकि नीचे इंसान दबे थे? जांच में सामने आया कि ये तीनों कंकाल एक ही परिवार के हो सकते हैं, एक पुरुष, एक महिला और एक किशोरी। खेत के पास रहने वाले एक बूढ़े मिस्त्री ने बताया, मैडम,
8 साल पहले 3 लोग अचानक गायब हो गए थे। कोई सुनवाई नहीं हुई थी। सबने माना वो शहर चले गए होंगे। आरती के होश उड़ गए। इतने सालों से कोई सवाल तक नहीं उठा। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बस गुमशुदगी और मिट्टी की चुप्पी। तुरंत उस इलाके की खुदाई तेज करवाई गई। अब यह खेत सबूत बन चुका था। सीबीआई और फॉरेंसिक टीमों को बुलाया गया। कैमरों की फ्लैश लाइटों के बीच मिट्टी उखड़ती रही। अतीत बाहर आता रहा। पूरे गांव में खलबली मच गई। मीडिया गाड़ियां खेत के बाहर डेरा जमाए थीं। आईपीएस अफसर की जांच में मिला नरसंहार का सबूत। हेडलाइन चलने लगी। राजधानी में भी कोहराम मच चुका था। मंत्री राजेश ठाकुर अब तक फोन से सारा मामला दबा रहा था, लेकिन अब वह भी महसूस करने लगा था कि यह कहानी अब काबू से बाहर हो चुकी है। और तभी आरती के पास फिर एक अज्ञात कॉल आया। बहुत खोद लिया तुमने, अब खुद को मिट्टी में मिलाने की तैयारी करो। जो गाड़े गए थे वो इसलिए गाड़े गए क्योंकि आवाज बन सकते थे, और अब तुम उनकी आवाज बन रही हो, इसलिए तुम्हारा अंत जरूरी है। आरती ने कॉल रिकॉर्ड किया, फिर पूरी रिकॉर्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला दी। ये कॉल एक मंत्री के गुर्गे की है, जो ये साबित करता है कि ये नरसंहार सोची समझी योजना थी, ताकि जमीन कब्जा की जा सके। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आदेश दिया गया, इस पूरे मामले की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। आरोपी अगर मंत्री भी हो तो कानून से ऊपर नहीं। आरती ने अब तक अपने सारे सबूत एक जगह इकट्ठे कर लिए थे। संदूक की फाइलें, फर्जी दस्तावेज, गुमशुदा किसानों के परिवारों के बयान, मीडिया रिकॉर्डिंग्स, कॉल डेटा रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट्स। उसने कोर्ट में अर्जी दी, राजेश ठाकुर पर हत्या, साजिश, जबरन कब्जा और देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज हो, उसे गिरफ्तार किया जाए। सरकार पर भारी दबाव था, लेकिन कोर्ट ने आदेश जारी किया, गैर जमानती वारंट। आरती खुद अपनी टीम लेकर मंत्री के सरकारी बंगले पर पहुंची। मीडिया साथ चल रही थी। दरवाजा खुला तो अंदर ठहाके नहीं, सन्नाटा था। हर गार्ड, हर नौकर की आंखों में डर। और राजेश ठाकुर उसी सोफे पर बैठा जहां से वह आदेश दिया करता था। रामलाल को खेत में इतना मारो कि उसकी बेटी को समझ आ जाए कि ताकत किसके पास है। आरती ने ठंडी आवाज में कहा, अब समझ आ गया? ताकत कानून में है, और कानून अब तुम्हें उठाने आया है। कैमरों के सामने ठाकुर को हथकड़ी लगाई गई। उसका सिर झुका था, जुबान बंद। मीडिया चीख रही थी। इतिहास में पहली बार एक मंत्री को उसकी जमीनों के नीचे दबे नरसंहार के लिए गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं थी। जैसे ही केस कोर्ट में गया, कई और नाम सामने आने लगे। बिल्डर माफिया, फर्जी पटवारी, पुराने थानेदार, यहां तक कि एक सेवानिवृत्त कलेक्टर तक। सिस्टम के हर कोने में जैसे कोई न कोई धब्बा मौजूद था। सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट के अंदर बैठने के लिए सैकड़ों लोग जमा थे। आरती ने गवाही दी, शांत, सटीक और निर्मम। मेरे पिता को पीटा गया क्योंकि उन्होंने विरोध किया। 3 निर्दोष किसानों की हत्या हुई क्योंकि उन्होंने जमीन छोड़ने से इनकार किया। मैं यह केस सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, हर उस चुप किसान के लिए लड़ रही हूं जिसकी मिट्टी तक उससे छीन ली जाती है। पूरा कोर्ट रूम सन्न था। लेकिन तभी बचाव पक्ष के वकील ने चाल चली। मैडम अफसर, क्या आप अपने पिता की पिटाई को निजी दुश्मनी में बदल रही हैं? क्या आप इस केस में भावनात्मक रूप से लिप्त नहीं हैं? आरती मुस्कुराई। मैं एक बेटी हूं, पर कानून की अफसर भी। अगर मैं लिप्त न होती तो आज ये 3 लाशें अब भी मिट्टी के नीचे दबे होते। यह सिर्फ भाव नहीं, कर्तव्य है। जज ने तुरंत टिप्पणी दी, इस अफसर की ईमानदारी, साहस और संकल्प को सलाम किया जाना चाहिए। यह सिर्फ केस नहीं, एक क्रांति है। और उसी दिन फैसला आया। राजेश ठाकुर दोषी करार, उम्र कैद की सजा। उसके नेटवर्क को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल मानते हुए यूएपीए के तहत कार्रवाई का आदेश। गांव में पटाखे फूटे। लोग आरती के घर मिठाई लेकर आए। रामलाल अब भी अस्पताल में था, लेकिन होश में आ चुका था। आरती उसके पास पहुंची और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। बाबा, आपने कहा था ना, सच के लिए लड़ना चाहिए। देखो, आपके खेत की मिट्टी आज इंसाफ बो रही है। रामलाल ने कांपते हुए हाथ से उसका सिर सहलाया। बेटी, तू सिर्फ वर्दी नहीं, तू धरती की बेटी बन गई है।
गांव के हर कोने में अब आरती की चर्चा थी। वह सिर्फ एक अफसर नहीं रही थी, वह अब मिट्टी की देवी बन चुकी थी। बच्चों की किताबों में उसकी कहानी छप रही थी और बूढ़े किसान उसे आशीर्वाद देते हुए कहते थे, तू आई तो हमारे खेत फिर से जिंदा हुए। पर आरती जानती थी, यह अंत नहीं है। यह एक ऐसे युद्ध की शुरुआत थी जो शायद उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बन जाएगा। राज्य भर से मीडिया वाले अब लहरा गांव पहुंचने लगे थे। हर चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आरती के जज्बे और इस ऐतिहासिक केस की बातें कर रहा था। लेकिन आरती को इस तमाम शोरगुल से फर्क नहीं पड़ रहा था। वह जानती थी कि कैमरे कल हट जाएंगे, हेडलाइन बदल जाएंगी, लेकिन जमीन पर जड़े जमाए अन्याय को उखाड़ने के लिए उसे हर दिन खड़ा होना पड़ेगा। तभी अचानक एक खबर आई जिसने आरती के भीतर फिर से आग भर दी। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि ठाकुर और उसके सहयोगी जेल में रहते हुए भी सारे नेटवर्क को चला रहे थे। जेल से फोन कॉल्स, भ्रष्ट अफसरों से गुप्त मुलाकातें और पैसे के ट्रांजैक्शन अब भी जारी थे। आरती ने फौरन कारावास निरीक्षण के लिए खुद जाने का निर्णय लिया। मीडिया को जानकारी दिए बिना वह आधी रात को उस जेल पहुंची जहां राजेश ठाकुर बंद था। जेल के अंदर उसने जो देखा, उसने उसके विश्वास को झकझोर दिया। ठाकुर एक विशेष सेल में बंद नहीं था, बल्कि उसे एक सरकारी गेस्ट हाउस जैसे कमरे में रखा गया था। ऐसी मोबाइल, भोजन, विजिटर्स की सुविधा। जेल के अधिकारी पूरी तरह से उसके इशारों पर थे। आरती ने वहीं पर एक विशेष वीडियो रिकॉर्डिंग की, पूरे कमरे का निरीक्षण करते हुए, मोबाइल बरामद करते हुए और जेल अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ते हुए। और सुबह होते ही उस वीडियो को मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को भेजा। अगर ये जेल है तो मेरे पिता का खेत नरक था, उसने पत्र में लिखा। राज्य सरकार को अब कुछ करना ही पड़ा। जेल अधीक्षक को निलंबित किया गया और ठाकुर को तत्काल हाई सिक्योरिटी ब्लॉक में भेजा गया, जहां किसी से मिलना, कॉल करना या सुविधा लेना असंभव था। लेकिन एक और राज तब खुला जब ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, ने ठाकुर की संपत्तियों पर छापा मारा। लाखों नकली दस्तावेज, एक फर्जी एनजीओ के जरिए हवाला कारोबार और जमीन हड़पने की विस्तृत योजना, सब कुछ अब कागजों पर था। ईडी ने एक पुराना रजिस्टर बरामद किया जिसमें लहरा गांव और आसपास के इलाकों के 312 किसानों के नाम थे, जिनकी जमीनें बिना उनकी सहमति के किसी न किसी बिल्डर के नाम ट्रांसफर कर दी गई थीं। उनमें से 46 किसानों की मृत्यु हो चुकी थी और उनके परिवारों को इसका कभी पता तक नहीं चला। आरती ने तत्काल सब किसानों को बुलवाया। पंचायत भवन में एक जन सुनवाई रखी गई। एक एक करके किसान उठते गए। हमारे पिताजी की जमीन चली गई थी, हम तो समझे कि कर्ज चुकाने में बेचना पड़ा होगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे नाम की जमीन रजिस्ट्री में अब किसी कंपनी के नाम पर है। आरती ने वहीं घोषणा की, इन सभी जमीनों को तत्काल प्रभाव से किसानों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हर दस्तावेज की फॉरेंसिक जांच होगी और जो दोषी होगा, चाहे वो कलेक्टर हो, पटवारी हो या मंत्री, उसे जेल मिलेगी। उसने सरकारी वकीलों से बात करके एक विशेष जनहित याचिका तैयार करवाई, जिसमें किसानों की जमीन की सुरक्षा को लेकर संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत भूमि अधिकार की नई परिभाषा की मांग की गई। यह याचिका देश भर में चर्चा का विषय बन गई। पहली बार किसी अफसर ने सिर्फ व्यक्तिगत बदला नहीं, बल्कि संरचनात्मक बदलाव की लड़ाई शुरू की थी। पर जितना असर बाहर था, उतना ही दर्द आरती के भीतर भी था। रामलाल अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, पर उसकी आवाज अब भी कमजोर थी। आरती जब भी उसके पास जाती, वह उसका हाथ पकड़कर बस एक बात कहता, अब तू रुक मत जाना। बहुतों के लिए तू अब आवाज बन चुकी है। तू रुकी तो सब डर जाएंगे। एक शाम रामलाल ने कहा, तेरे बचपन में एक बात कही थी ना, तू जब खेत से वर्दी तक जाएगी तो रास्ता कांटों भरा होगा, पर तू कांटे गिने बिना चलती रहना। आरती मुस्कुराई। उसने वही लाठी उठाई जिससे रामलाल को मारा गया था और कहा, अब ये लाठी कानून की ताकत है और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हर किसान को उसकी जमीन और हर बेटी को उसका हक नहीं मिल जाता। उसी रात आरती को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पत्र मिला
उन्हें साहस और सेवा पुरस्कार के लिए चुना गया था। साथ ही उनके द्वारा लहराए गए भूमि अधिकार आंदोलन को संसद में उठाया गया। लेकिन आरती को इन सब से कोई अहंकार नहीं था। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन उसने फिर एक खेत की तरफ रुख किया, वो खेत जहां नरसंहार हुआ था, जहां उसकी आत्मा चुपचाप खड़ी थी। उसने जमीन पर हाथ रखकर कहा, अब तुझे बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, अब तुझ में केवल न्याय उगेगा। और तभी दूर से आवाज आई, मैडम, एक और फर्जी रजिस्ट्री मिली है, इस बार स्कूल की जमीन पर। आरती ने टोपी उठाई, आंखों में नई ज्वाला जल उठी। चलो, अब न्याय सिर्फ एक खेत का नहीं, पूरे देश की जमीन का होगा।